बहुत बहुत शुक्रिया कि आप नया कुछ सीखना चाहते हैं, नया कुछ जानना चाहते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं ना जो नया कुछ सीखने के लिए, किसी को सुनने के लिए समय निकालते हैं। और ज्यादातर लोग व्यस्त होते हैं अपने डेली लाइफ में। लेकिन ये जीरो टू हीरो एक सीरीज है जहां पे हम इनवाइट करते हैं अनसंग हीरोज को। अनसंग मतलब जो बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन जिनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है और जिन पे हमें नाज होना चाहिए, जिन पे हमें प्राउड होना चाहिए, ऐसे लोगों को हम इनवाइट करते हैं। ऐसे ही आज एक तारे हैं जिनको हमने इनवाइट किया है। आप दंग रह जाएंगे उनको मिलके। और खास बात ऐसी है इनकी कि इन्होंने उम्र के 19 साल में अपना करियर स्टार्ट किया। कितना? 19 इयर्स, मतलब 2019 में। और तब ये 20 साल, 19-20 साल के थे। और आज ये 26 साल के हैं। सिर्फ कितना एज है? 26। और इन इस युवती ने जो काम किया है, एज ए ट्रेनी फार्मासिस्ट चालू किया था केशव मेडिकल में। उसके बाद उन्होंने जयदीप के साथ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और इजी वैक्सीन ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम संभाला। और कैन यू इमेजिन, एक युवती जो 20 और 21 साल में पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आती है। आज उम्र उनकी सिर्फ 26 है। 26 साल। और 26 साल की उम्र में इतनी सारी जिम्मेवारियां लेके इतना अद्भुत कार्य करना। पूरी दुनिया बोलती है कि यंग जनरेशन इररिस्पॉन्सिबल है। और आज आप इनसे मिलेंगे तो आपको फक्र होगा कि यंग जनरेशन कैसी होती है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लीन मैनेजमेंट में एम्प्लॉय को पार्टनर कहते हैं, लेकिन दुनिया के नज़र में ये एम्प्लॉय माने जाते हैं। लेकिन एक्चुअली पार्टनरशिप का धर्म, मतलब एम्प्लॉय का नहीं, पार्टनरशिप का धर्म, ओनरशिप का धर्म इन्होंने किस तरह निभाया है, इसकी ये आज स्टोरी है। सब कुछ मैं बता दूंगा तो फिर कैसे चलेगा, आपकी क्यूरियोसिटी कैसे रहेगी। तो उनकी जो कहानी है उनके ही जुबानी सुनते हैं। क्योंकि ये युवती की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। साथ ही में हमने ध्यान रखा है उस ऑर्गेनाइजेशन के एमडी जो है वो भी इस कॉल पर आए हैं, ताकि आप उनसे भी समझ सकें कि वो इनके बारे में क्या कहते हैं। ये दोनों भी हैं। और हम पूरे दुनिया में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ये गैप ही खत्म करना चाहते हैं। ये ईगो सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग इको में आ जाए। और इसी के लिए इको मतलब सर्वसमावेशक, ये कोई गैप ही ना रहे, ना ऊंच नीच रहे, ना कुछ रहे, सब एक समान रहे। ऐसा ही आज एक इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में हम कम बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या अच्छा किया है। याद रखें, ये कोई बहुत बड़े स्पीकर नहीं है। ये जया जी, आप व्हाइट बोर्ड बार बार स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप आपसे कुछ हो रहा है जिससे कि वो व्हाइट बोर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो आप जब भी मोबाइल को टच कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड चालू हो रहा है, ध्यान रखें जया मैडम। तो इनका आज इंटरव्यू आज हम ले रहे हैं। तो मैं बिना वक्त ज़ाया किया अंकिता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी जर्नी शेयर करें। और मैं चाहूँगा कि वो जर्नी अपनी पहले से स्टार्ट करें, मतलब एजुकेशन से लेके, पहले जॉब से लेके, फिर इस जॉब, फिर नया एजुकेशन जो उन्होंने करियर में लिया है, और उससे उन्होंने क्या क्या रिजल्ट हासिल किए। तो इस युवती का हम स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स पे स्वागत अपने तरीके से लिख सकते हैं, आपको जैसा भी स्वागत करना है, लेकिन आप स्वागत कर सकते हैं। मतलब उन्हें भी लगना चाहिए कि आपने कुछ स्वागत किया है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं इनवाइट करता हूँ अंकिता जी को, जो पनवेल में रहती है, मुंबई से नज़दीक। और वहीं से इनका जन्म हुआ है, यहीं पे इन्होंने पढ़ाई की है, यहीं पे ये जॉब करती है। और अंकिता जी, ओवर टू यू। हम चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी शेयर करें।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ने इतना दमदार इंट्रोडक्शन दिया है ना, अभी मैं तो क्या बोलूं, ऐसा हो गया है मुझे। अ, मैं अंकिता साठे, मैं पनवेल से हूँ। मेरे डी फार्म क्वालिफाइड हूँ मैं। एज अ डी फार्म क्वालिफाइड क्या करे ऐसा पहले से सोच में था। फिर एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट में केशव मेडिकल पे ज्वाइन हो गई। आज नीलेश सर को बहुत थैंक यू देना चाहूंगी, क्योंकि आज उन्होंने मुझे ये शेयर करने का मौका दिया। 2009 में 19 में जब ज्वाइन हुई, तब मैं एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट थी। उस टाइम ट्रेनिंग के दौरान एक यंग माइंड रहता है हमारा। इतना हम ध्यान से नहीं रहते, मतलब थोड़ा सा अटपटे चीजें करना, ये करना, वो मेरा चालू ही था। लेकिन काम क्या करेंगे, खाली इतना फार्मासिस्ट तक सीमित नहीं रहना है, ये पहले से ही माइंड में था। बाद में सोचा कि कुछ अलग करते, इसलिए मैं 3 महीने दूसरे केमिस्ट के पास जॉब करने के लिए गई। लेकिन उधर जाके पता चला जो एसओपी मुझे केशव मेडिकल में मिले थे, वो इधर तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक डिसिप्लिन में काम चल रहा था पहले से ही। इतना भी नहीं, लेकिन एक रहता है ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ही रहता है, ये वैसे ही रहता है। उधर जब मैं गई, उधर ये कुछ नहीं था, इसलिए मैंने फर्स्ट मंथ में ही डिसाइड किया कि मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ काम। मैंने फिर से सर को कॉल किया कि सर मैं आपके पास ही कंटिन्यू काम करूंगी। और मैं 3 महीने के बाद वो जॉब छोड़ के फिर से सर के पास आ गई। एज अ फार्मासिस्ट में उधर फिर से जॉब करने लगी। लेकिन 2020 में जब कोविड का पीरियड आया, तब हमारे और दो ऑर्गेनाइजेशन है, अर्नव एंटरप्राइजेस, इजी वैक्सीन फार्मा। तो अर्नव एंटरप्राइजेस में जो एक लड़का था, कोविड के बाद वो भी आने का बंद हो गया। तो सर को ऐसा लगा कि इसके पास है, कि ये कर सकते, पोटेंशियल है इसका। इसलिए सर ने सोचा कि हम इसको अर्नव एंटरप्राइजेस में भी लेते। सो मैं इधर काम करने लगे अर्नव एंटरप्राइजेस में। काम मतलब मुझे कुछ भी आता नहीं था उस टाइम। सर ने ट्रेनिंग दिया, मतलब सर बताते थे और निकल जाते थे। क्या क्या करने का, कैसे करने का कुछ आइडिया नहीं था। मैं खाली ऐसे बैठे बैठे देखती रहती थी, ये यहाँ है, वो वहाँ है, ये यहाँ से सीखने का, वो वहां से सीखने का। मतलब हम बोलते हैं ना, हम देख के सीखते हैं। मेरा भी ऐसा ही हुआ। मैं पूरा पोर्टल वो देखती रहती थी फ्री टाइम में, क्या कहाँ रहता है, क्या कहाँ रहता है। और मैं सीखती गई। सर बताते रहते थे, कुछ भी अगर कॉम्प्लिकेशंस आए, सर मुझे बताते रहते थे। और कहाँ भी मैं अड़ जाऊँ तो सर थे ही साथ में। बाद में अर्नव इजी वैक्सीन के साथ भी काम चालू था तभी मेरा। बिलिंग वगैरह थोड़ा बहुत वो भी सीख रही थी। तो तीनों फॉर्म देखने लगे, थोड़ा थोड़ा इधर का उधर का, इधर का उधर का करके। बाद में हमने लीन मैनेजमेंट कैसे टर्न किया। मैंने सर का एक सेशन अटेंड किया था लॉकडाउन में। ऑनलाइन सेशन था सर का, 1 घंटे का था कुछ, तो मतलब सर को लिंक आई थी मेरे। लेकिन उन्होंने मुझे शेयर की कि चल तो अटेंड कर, क्या है देख तो ले। इसलिए मैंने अटेंड किया, मुझे वो सेशन अच्छा लगा। बाद में मेरा सर से इंट्रोडक्शन 2024 में हो गया। शशांक सर जो है, हमारे सर के फ्रेंड है, उनके इधर पेन में सर ने सर को बुलाया था ऑफलाइन सेशन के लिए लीन मैनेजमेंट के। तब मेरा सर से इंट्रोडक्शन प्रॉपर हो गया कि लीन मैनेजमेंट क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। तभी हमने भी सोचा कि ये जो है वो सबने सीखना बहुत जरूरी है। और लीन मैनेजमेंट एक अकेले का काम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर टीम वर्क नहीं है तो लीन मैनेजमेंट का, अगर खाली मैं ही सीखूंगी या खाली सर ही सीखेंगे तो कुछ मतलब नहीं है उसको। हम दोनों इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे, बाकी सारे चिड़चिड़ करते रहेंगे, ये लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने सबने मिलके सितंबर 2024 में जब ऑनलाइन लीन मैनेजमेंट का बैच स्टार्ट हुआ, तब सर के साथ ज्वाइन किया। उस टाइम भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई कि कुछ कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं नहीं करना है, क्या है ये, हमारे पैसे वापस ले लो। लेकिन फिर भी नहीं, हमने सोचा कि एटलीस्ट सुन तो लो आप लोग, कि सुन तो लो क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं।
बाद में एक एक बेनिफिट सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। 8 वेस्टेजेस क्या होते हैं, वेस्टेजेस क्या है, ये तो पता भी नहीं था पहले चीज। बाद में सर ने बताया ये वेस्टेज है, मतलब हम ये वेस्ट तो हो रहा है लेकिन ये वेस्ट थोड़ी ना है, ऐसा था। अभी पता चल रहा है कि नहीं ये वेस्ट है हमारा। मतलब पूरे टीम वुड यू के जो 8 वेस्टेजेस है वो पूरे हमने स्टडी किए कि क्या रहता है, ये हमारे किधर किधर वेस्ट हम कम कर सकते हैं। वो सब हमने स्टडी किया। फाइस फाइस के जो बेनिफिट्स है, कि सॉर्टिंग के हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, शाइन के क्या बेनिफिट्स होंगे, स्टैंडर्डाइज के क्या बेनिफिट्स होंगे, ये हमने किए। हमने एक एक ड्रॉवर पे मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया कि ये इसमें ये है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो हमारे अब्सेंस में। कोई भी अगर नया इंसान आए तो उसको सीखने में भी टाइम ना जाए, इसलिए सबको स्टैंडर्डाइज प्रोसेस एक एसओपी सेट कर दी सभी चीजों के लिए। और हम लीनी मैनेजमेंट के साथ जुड़ गए हैं तो बहुत सारे ऐसे ही ये हो गए। ईएमआई मुक्त लाइफ, हम में से मैं बता सकती हूँ हमारे एम्प्लॉय मतलब जो भी सारे पार्टनर्स है, हम पार्टनर्स में से एक भी इंसान के ऊपर आज लोन नहीं है, और सबने एसआईपी स्टार्ट कर दी है। और एसआईपी का मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे जो एम्प्लॉयर है उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया एसओपी के लिए, कि अगर तुम लोग 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो मैं भी तुम लोगों को 1,000 रुपीज उस मंथ का दे दूंगा। मतलब 1,000 रुपीज तुम लोग इन्वेस्ट करो, तुम्हारा 1,000 रुपीज मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा करके सर ने हमारे सबके एसओपी एसआईपी भी स्टार्ट कर दिए हैं। और इम्प्रूवमेंट काइजन जो है, हमने काइजन पे भी बहुत वर्क किया। सर ने एक एक चीज गाइड करते गए और हम उस पर वर्क करते गए। छोटी छोटी चीजों में डेली इम्प्रूवमेंट जो होता है उससे ही बड़ा चेंज आता है, ऐसा सर का हमेशा ही कहा है कि छोटे छोटे चेंजेस करो एक दिन उसका बड़ा रिजल्ट आएगा। वैसे ही छोटे 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 चेंजेस करते हैं। अब हमें 1.5 से 2 साल होने को है कि हम सर के साथ जुड़े हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों के वजह से उस दिन जो थे और इस दिन जो है उसका रिजल्ट बहुत कमाल का ही आया है। पीसीजी मॉड्यूल जो है, प्रोडक्ट कस्टमर जियोग्राफी, उस पर भी हमने बहुत सारा वर्क किया। इनो इन्वेंट्री क्या कम करनी चाहिए, किधर इन्वेंट्री कंट्रोल होनी चाहिए, कौन सा नॉन मूविंग स्टॉक है, उस पर वर्क किया कि ये नहीं चाहिए हमें तो नहीं चाहिए। मतलब कुछ रूल्स सेट किए। हमारे फील्ड में कैसा रहता है कि मैं आपको स्कीम देता हूँ लेकिन आप ये ज्यादा प्रोडक्ट रख लो, ऐसा भी रहता है। लेकिन नहीं मतलब नहीं, ये बोलना सीखा कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, क्यों रखे फिर ये एक्स्ट्रा स्टॉक। ये सीखा हमने कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है। कस्टमर्स जो है हमारे, उनके एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या है, जो लॉयल कस्टमर्स है कि उनको क्या तकलीफ आ रही है वर्क करते वक्त हमारे साथ। तो उसका एक हमने मतलब सेट किया कि क्या उनको तकलीफें आ रही है तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। उनको पेमेंट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है, डिलीवरी के लिए कुछ इश्यूज है, उस पर स्टडी किया और उस हिसाब से काम करना चालू किया। जियोग्राफी में बोलूंगी मैं, हम पहले क्या करते थे, मंथली आउटस्टैंडिंग निकालते थे कि मंथली हमारा कितना आउटस्टैंडिंग आना बाकी है। और 60 डेज के ऊपर जो कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, पहले हमने उनको कॉल करना स्टार्ट कर दिए कि इतना दिन हो गए कि कुछ इश्यूज है, क्या इश्यूज है। बाद में करते करते हमने क्या किया, फर्स्ट डेट ऑफ मंथ को हमने जब आउटस्टैंडिंग निकाली थी, उसके बाद 10 डे ऑफ मंथ को, मतलब हर 10 दिन के बाद है ना, हमने फिर से आउटस्टैंडिंग निकालना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर भी जिनके पेमेंट्स बाकी है उनको कॉल करना चालू कर दिया कि क्या इश्यूज है। पहले हमारी आउटस्टैंडिंग जो थी वो, मतलब क्रेडिट डेज बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारे आउटस्टैंडिंग क्रेडिट्स डे अभी बहुत कम हो गए। हम 1 मंथ के अंदर ही उनको पेमेंट जो है वो कलेक्शन करना हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। और जो आइडियाज है वो हमें पार्टनर से ही आए हैं सारे, कि जो उस जगह पे काम कर रहा है वही उसके बारे में सबसे अच्छा बता सकता है। तो हमने एक स्टार्ट कर दिया कि तू अगर पेमेंट कलेक्शन करता है तो तू बता तुझे क्या दिक्कत आती है।
वो बोलता कि ये दिक्कत है, तो हमने उस पे वर्क किया। मतलब अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्टनर है हमारे, उन्होंने बताया कि हमने 1 से 5 तारीख के बीच खाली स्टेटमेंट, जो आउटस्टैंडिंग के स्टेटमेंट है वही सबको देंगे, और 5 से 15 तारीख के बीच दोपहर में जब वर्कलोड कम रहता है तब हम कलेक्शन के लिए निकलेंगे। मतलब सबको वो इस एसओपी सेट कर दिया कि ऐसे ही करना है। तो वो हमने स्टार्ट कर दिया, एक 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 करके बहुत ये सारे स्टार्ट कर दिए। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलिए। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड अंकिता। तो पहले आपका उधारी कितना दिन रहता था और अभी कितना है, इसमें कितना बदलाव है? सर पहले का मैं बात करूंगी तो पहले एक 90 डेज, 60 डेज के ऊपर ही था हमारा। और अभी हमने 1 मंथ के अंदर रिकवरी चालू कर दिया है। कि पहले डायरेक्टली ये नहीं हुआ सर, पहले 45 डेज पे आए हम लोग, बाद में 30 डेज हो गया वो। मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं होता है, आपने बोला जैसे कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट डेली होना चाहिए, वैसे ही डेली इम्प्रूवमेंट करके आज हम यहाँ तक आ गए हैं। वेरी गुड। और आपने जैसे अंकिता जी को मैं कुछ सवाल पूछते जाऊंगा ताकि आपके लिए क्लैरिटी आ जाए। आपने बोला ना कि आपके यहाँ ईएमआई मुक्त ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, यस सर। किसी को भी ईएमआई नहीं है, और इनफैक्ट सारे के सारे लोग सेविंग करते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, थोड़ा बहुत। ईएमआई मुक्त मतलब सर पहले जो लोन्स थे, हम्म। हमने जैसे लीन स्टार्ट किया, लीन लीन सीखना है तो लोन नहीं चाहिए। ये तो ये है ही अपना, मतलब सेट ही है कि लीन है, लोन नहीं चाहिए। तो जिनके भी लोन थे वो क्लियर कर दिए, जो पार्टनर्स थे उनके लोन थे वो सबने क्लियर कर दिए। इसलिए सब अभी किसी के ऊपर भी लोन नहीं है। और एसआईपी सबने, क्योंकि सेविंग तो होना चाहिए, सेविंग चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में कभी भी उसका जरूरत पड़े तो काम आए। तो हम सब ने हमारे एम्प्लॉयर ने, सर ने हमें एक बात बताई कि तुम लोग एसआईपी स्टार्ट कर दो। तुम लोग अगर 500 रुपए दोगे तो मैं भी 500 रुपए ही दूंगा। तुम जितना इन्वेस्ट करोगे उतना मैं दे दूंगा, ऐसा मैं करूंगा। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि एटलीस्ट हम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे और सर भी हमें 1000 रुपीज देंगे। ऐसे करके हमने हमने 2,000 का एसआईपी अभी स्टार्ट कर दिया है। जबरदस्त। और आपका स्टॉक लेवल कितना कम हुआ है? पहले कितना होता था, परसेंटेज वाइज कितना कम हुआ है? स्टॉक लेवल मतलब सर पहले कैसा था, हम स्कीम के चक्कर में क्या रहता था कि ये स्कीम में आ रहा है तो ठीक है यार, अब जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। लेकिन अभी हमारा स्टॉक जो है वो, मैं तो बोलूंगी एक 50% से भी ज्यादा कम हो गया है सर इन्वेंट। मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहता हूँ सर। हाँ प्लीज। ये नंबर्स पे नहीं ज्यादा ध्यान देते, इनका काम है ना एसओपी सेट करना है, ये नंबर्स पे कभी भी ध्यान नहीं देते। नंबर्स पे ध्यान मेरा रहता है सर। ऑलमोस्ट 1 ईयर के ऊपर मेरा इन्वेंट्री था, अभी वो है ना 60% के नीचे है सर। 60% के नीचे आया हुआ है। और जो पेमेंट डेज का बोला ना, तो वो 65 डेज हमारा क्रेडिट डेज थे, मतलब आउटस्टैंडिंग थे। 1 महीने का जितना सेल है उससे डबल मेरा मार्केट में, हमारा है ना सबका मार्केट में अटका रहता था। अंकिता ने इसके ऊपर अच्छा खासा और बाकी के स्टाफ के साथ है ना बात करके, इनोवेशन करके है ना अच्छा खासा ही किया कि हर 10 तारीख को स्टेटमेंट निकालना। क्या होता था कि 1 तारीख को स्टेटमेंट निकाला हुआ अगले महीने को 1 तारीख को ही निकाला जाता था। तो उसके डेज होते थे, अगर 28 डेज है ना तो वो 58 डेज पे चला जाता था क्रेडिट डेज। तो इन्होंने क्या किया, सबने बैठ के कि उसको 10 दिन में निकालेंगे। 10 दिन में जो 28 दिन वाला था ना, तो वो 38 डेज पे आ जाता था। तो उससे पेमेंट कलेक्ट कर सकते थे। तो ये छोटी छोटे काइजन्स करके, इनोवेशंस करके ना, इन्होंने इतना बदलाव लाया है ना कि मैं भी दंग हो गया कि यार, आप बोलते हैं ना कि जंजी के हाथ में सब देना चाहिए। इनसे मैं सीख रहा हूँ आज की तारीख में क्या कर सकते। और अर्नो एंटरप्राइजेस में ना इन्होंने तो मुझे इतना टूल्स यूज करना, क्या करना, किसी का, हमारे पास अभी है ना 6 साल का डाटा हर एक का है। कभी भी विद इन 10 मिनट के अंदर है ना, कभी भी कोई इंस्पेक्टर वहां पे इंस्पेक्शन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो 10 मिनट के अंदर हम लोग उसको हर एक डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं।
जो हम उसके पास नहीं है, हमारे क्लाइंट्स के पास, वो हमारे पास है। ठीक है, अंकिता अंकिता ही ज्यादा बात करेगी इसमें, बाकी की चीजों में। या और एक बता दीजिए स्टैटिस्टिक संतोष जी सिर्फ, कि आपने बोला 60% स्टॉक कम हुआ लेकिन टर्नओवर कितना बढ़ा? सर, टर्नओवर 3.5 टाइम्स बढ़ा है। 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम बढ़ा है। अगर आपको फिगर्स में देना है तो वो भी दे सकता हूँ, नहीं, लेकिन फिगर्स की जरूरत नहीं किसी है। जरूरत नहीं है, हाँ। तो जरूरत वो नहीं। 3.5 टाइम्स बढ़ा है, जो खाली अपना 1.5 या 2 साल में ना, इन्होंने ये सब इनोवेशंस करके लिए। और इससे मुनाफा भी मेरे ख्याल से 7 टाइम्स बढ़ा है ना? ज्यादा सर, उससे भी ज्यादा। क्योंकि अच्छा। जितने भी स्टाफ मेंबर्स है, हम लोग किसी को है ना एम्प्लॉयज नहीं बोलते, एज ए पार्टनर ही ट्रीट करते। क्योंकि अगर कभी भी आप कोई भी इस ग्रुप से मेरे ऑफिस में आ जाएगा ना, किसी को पूछेंगे कि सर आपने मुझे मेरा एमडी करके ये किया, अगर आएंगे तो मैं एमडी हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा, या वो नाम आपने दिया है मुझे, मैं कहाँ उनके साथ स्टॉक निकल रहा होगा, ये होगा। सब यहाँ पे ना ओनरशिप हर एक के पास है। हमारा ये कल्चर ये है कि हर एक ओनर रहना चाहिए। तो ये स्टॉक है ना, हमने इतना ही कम किया। मेरे ख्याल से 7 या 8% से भी ऊपर है, और उतने ही लोगों के साथ हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। जबरदस्त। जबरदस्त। या अंकिता? सर ने जैसा बोला कि हमने यहाँ पे किसी को भी एज अ एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया, ये बात एकदम सच है सर। इधर जो भी है वो खुद का फर्म है ऐसा करके काम करते हैं हम लोग। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम सर के एम्प्लॉयज है। नहीं, ये मेरा ही फर्म है और ये मेरे फर्म के लिए ही मैं काम कर रही हूँ। ऐसा ही सबका रहता है। और कोई भी कुछ भी काम कर रहा है रहता है, ऐसा कुछ नहीं ये नहीं इधर कचरा है तो झाड़ू भी मारते हैं। और मैं ही नहीं, हमारे सर भी ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यार झाड़ू कैसे मारे हम थोड़ी ना झाड़ू मारने, ऐसा थिंकिंग भी किसी के पास नहीं है सर। जबरदस्त। बहुत ही अच्छा। आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि। और अंकिता, मैं चाहूँगा कि आप इमर्जिंग फ्यूचर समिट में भी आए थे, छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे बड़े समिट में पहुंच पाते हैं, इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में पहुंच पाते हैं। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहे तो। उसके पहले मैं सर का बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहिए चाहूंगी, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ ये अपॉर्चुनिटी मुझे जो मिली है उसके लिए सर का बहुत बड़ा हाथ है उसके पीछे। कि सर ने इतना सपोर्ट किया कि तुम लोग ये करो वो करो। सर को बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। और इमर्जिंग फ्यूचर्स में भी मुझे सर ही लेके आए थे कि चलो कुछ तो सीखने को मिलेगा। उधर से जो लर्निंग मिला है ना, जो सेल्फलेसनेस है वो सीखा मैंने वहां से एक नया विजन मिला सर। वो लोग इतना मतलब सेल्फलेस है कि मतलब खुद के बारे में क्यों सोचे यार, सबके बारे में सोचना चाहिए। ये सब ने इतना मतलब ये वहां से बहुत अच्छा सीखने को मिला। निडरता थी वो लोगों में कि रिजल्ट जो भी आए उनको परवाह नहीं थी उस रिजल्ट की, खाली काम करते रहना चाहिए। कि हम काम करेंगे, काम तो कर रहे हैं ना, रिजल्ट जो भी आए डजेंट मैटर। ये हमने वहां से सीखा। उधर आके जो सर मतलब वो 2 दिन थे ना मेरे जिंदगी के, मैं वो आज भी वो नहीं भूल सकती। इतने नए नए लोगों को मिलने को मिला। और ऐसा कोई नहीं लग रहा था कि हम इसको पहली बार मिल रहे थे। जिसे भी मिले उससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा था, नया विजन मिल रहा था। एक लर्निंग एपेटाइट थी हमारे अंदर कि क्या है इसके बारे में, क्यूरियोसिटी थी जानने की कि ये यहाँ आए हैं, इन्होंने क्या कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। और एक इको थिंकिंग थी जो है वो ग्रुप वर्क है। ईगो रखे कुछ नहीं है सर, इको सबको साथ में लेके चलना यही तो सब कुछ है सर। ये सीखने को मिला मुझे वहां से। सुपर सुपर। मैं चाहूंगा कि आप सवाल सारे लोग पूछे, लेकिन ध्यान रखिए कि अंकिता ने जवाब देना चाहिए, ऐसा कंपलसरी ना रखे। तो अगर अंकिता आपको लगा कि आप फिजिबल जवाब दे सकते हैं तो आप देना, और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप बोलना आई डोंट नो। तो बिल्कुल भी आप हिचकना मत आपके जवाब देते समय। तो मैं सवाल जवाब के लिए जो उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उनको करता हूँ। विनय जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
विनय जी, आपको अनम्यूट करना है विनय जी। शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है उनका। या मैं अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक में काम करता था और मैंने 40 इयर्स तक काम किया वहां पे। और जो एम्प्लॉय को हम अच्छा करते हैं या पार्टनर्स को, तो उतना ही हमें बेनिफिट होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ने कहा कि अगर आप 500 रुपए बचाएंगे तो हम आपको 500 ऐड करेंगे। इसमें आपने कुछ लिमिट करके रखा है कि सर्टेन परसेंट करेंगे तो उसका 100% मैच करेंगे, 50% मैच करेंगे, अप टू व्हाट परसेंट? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 100 रुपए की सैलरी है तो आप कितने परसेंट तक आप सेविंग कर सकते हैं और आपकी कंपनी कितने परसेंट तक उसका मैच करेंगी? सर फिलहाल तो हमने 1000 रुपीज का ही लिमिट सेट कर दिया है, क्योंकि सारे लोग हैं, सबको कंपनी, हमें एक को इन्वेस्ट करना है लेकिन कंपनी को सबको देना है। इसलिए 1000 रुपीज का लिमिट सेट कर दिया है हमने। आगे हम और लिमिट बढ़ाने का सोचेंगे सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप जी म्यूट पर सॉरी, बात करें। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, बहुत अच्छा। या उषा जी। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ईएमआई फ्री लाइफ कैसे होती है, क्योंकि मेरी बेटी पर भी अभी एजुकेशन लोन है 21 लाख का, तो वो चुकाएगी तब तक 31 लाख का हो जाएगा। तो ये ईएमआई फ्री लाइफ कैसे हो सकती है? लीन के एसओपीज फॉलो करो, लीन मुक्त हो जाओ, लोन मुक्त हो जाओगे। क्या फॉलो करो? लीन के एसओपीज, लीन में जो भी हमने सीखा है, वेस्टेजेस कम करो, सेविंग्स बढ़ाओ, ईएमआई फ्री अपने आप हम हो जाएगी सर ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू। या परेश चौधरी। परेश जी। गुड मॉर्निंग। ये पूछना था कि हम भी लीन से जुड़े हुए 3 महीने हुए, तो रूटीन्स की वजह से ना लीन को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो रूटीन को साथ में रखते हुए लीन को इम्प्लीमेंट करने का बेटर वे क्या है? सर हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम निकालना पड़ता है सर। डेली आप 1 घंटा भी लीन के लिए दे दोगे ना तो भी बहुत है। खाली फ्री टाइम में भी हम 8 घंटे भी, अगर हम जॉब पे आते हैं, हम 8 घंटे कंटिन्यू काम कोई भी नहीं करता है सर। ये मैं कहना चाहूंगी। थोड़ा देर तो हम फ्री रहते ही है, उस फ्री टाइम में क्या करने का, सब साथ में बैठे हैं तो लीन को डिस्कस करने का, वेस्टेजेस कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब डिस्कस करने का। ऐसे एक एक करके हम लीन इम्प्लीमेंट करते गए। ओके, थैंक यू। या सारंग। सारंग। यस सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैम, मुझे आपको ये क्वेश्चन पूछना था। आपने जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो गैप था वो आपने फिल करके एज अ पार्टनर आपने बनाया है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हम एज अ हर चीज का ओनर समझ के काम करें। जैसा मतलब छोटी चीज हो, किसी आपने बोला नहीं तो अपन कर देते, पर कभी कभी एम्प्लॉयर की तरफ से ये गैप हमेशा रहता है। तो ये गैप को कैसा फील करे? हमारे जो मतलब एज आई एम मैनेजर, आई एम लीडिंग ऑफ 6 to 7 पीपल्स टीम। तो मैं हर मतलब मेरा जो टीम मेंबर है वो ऐसे बिहेव करता है कि ये खुद का काम है, ये मेरा काम है, मैं कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, ऐसा सब बिहेवियर है। पर कुछ ना कुछ हमें एम्प्लॉय की तरफ से गैप रहता है। तो ये गैप को कैसे फिल कर सकेंगे हम? अ, इस सवाल का आंसर सर देंगे तो अच्छा होगा सर। संतोष सर। हाँ। सर, आपको क्या एम्प्लॉयज का गैप मतलब जो एमडी वगैरह का उसका गैप बोल रहे हैं सर? यस सर। हाँ। सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या रहता है, कोई भी पत संस्था वाला है, पत बैंक वाला कोई ना कोई यहाँ पे रहेगा, बराबर है। बैंक में सब लोग है ना, खुद का काम ये करते हैं। उनके पास कितना कैश रहता है ना, वो उनको लगता है कि वो बैंक का है, बराबर है। यहाँ पर वैसे कल्चर से काम करना चाहिए। देखो, मेरा मैं ना हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी हर एक के पास है। ये गैप कम करने के लिए
अगर मैं मेरे पासवर्ड्स या बैंक के कंपनी है ना उनके पास नहीं देगी, ये सब चीजें नहीं करेगी, तो वो गैप खत्म नहीं होगा। हर जगह पे ना उनको ऐसा सेफली महसूस होना चाहिए कि ये अपना ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है। उसने फॉर एग्जांपल्स बताया कि कोई भी काम खाली उनका उनका नहीं है। क्लीननेस करना है, 8 करना है, 5S इम्प्लीमेंट करना है। तो उस टाइम पे सबसे पहले ना हमें आगे रहना चाहिए, तभी वो गैप खत्म हो जाती है। जब भी हमारे पास डिलीवरी पर्सन है, डिलीवरी के लिए जाते हैं ना, तो मैं खुद जाता हूँ। इसका एक इनोवेशन बोलता हूँ कि अंकिता ने अभी लास्ट मंथ से खुद मार्केट में हर हफ्ते में एक बार जाना स्टार्ट कर दिया है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सेल्समैन को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। इतने धूप में 40 डिग्री में ना बाहर जा रहे हैं, डिलीवरी पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये जब तक समझेंगे नहीं ना तब तक गैप नहीं खत्म होगी सर। मैं आई सारंग डू, को थोड़ा, वी डू, यू डू, इस मॉडल का हमने इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया है। या अंकिता, थैंक यू। मैं वही ऐड कर रहा था, आपने जो बोल दिया। सो सारंग वो फॉलो करते हैं आई डू। आई डू मतलब पहले मैं करूंगा। वी डू मतलब हम मिलकर करेंगे। और यू डू मतलब अभी आप कर सकते हो। अमेरिकन मॉडल उल्टा है। यू डू फर्स्ट आता है, आप करो। तो उसमें आई डू वी डू है ही नहीं, सीधा यू डू है। मतलब सारा मैं, तो वहां पे केबिन कल्चर है। और जापानीज मॉडल में केबिन के बाहर का कल्चर है। आई विल रिपीट, यहाँ पे केबिन के बाहर का कल्चर है, मतलब एक्चुअली ऑन द कोर्ट आप कैसे काम कर सकते हो। या कविता जी, एंड देन अक्षय। गुड मॉर्निंग सर। हेलो अंकिता। अ, आपका स्टोरी बहुत ही अच्छा और इंस्पायरिंग है। एंड संतोष सर, आपने जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जो गैप पूरा डिसॉल्व कर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी आपने लीन मैनेजमेंट स्टार्ट किया तो आपके इनिशियल स्टेज में सबके रिएक्शन कैसे थे और कितना पीरियड लगा आपको उस प्रॉपर सेटअप में आने के लिए? थैंक यू। इनिशियल डेज में हमारे जो पार्टनर्स थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, पैसे वापस ले लो, हमने जो पैसे भरे थे हमारे, पैसे वापस ले लो, क्या जरूरत है, हमारा पगार बढ़ा दो, हम और अच्छे से काम करेंगे ये। लेकिन जो लर्निंग था उसके बिना क्या काम होगा, ये हमारे माइंड में पहले से था। इसलिए कि सर बोले कि नहीं, तुम्हें नहीं करना है मत करो, लेकिन खाली सुनो, दो शब्द कान पे पड़ेंगे, एटलीस्ट उसमें से एक तो इम्प्लीमेंट होगा। तुम्हें करना है करो। लेकिन अब जो देखेंगे ना, अब सब लोग खुद से होके लीन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। काइजन इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है सब में कि बस रे बस, ये लीन मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। बहुत प्रॉब्लम्स आए लेकिन एक एक करके वो ओवरकम भी हो गए। कविता जी, कितना पीरियड लगा आपको? अभी 2024 सितंबर से हमने स्टार्ट किया था। तो एक पहले, मैं तो बोलूंगी एक 5-6 सेशन जो थे सर के, वो सबने सुनने चाहिए इसलिए सुने हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद चालू हुआ एक्चुअली। तो 2-3 महीने तो हमारे गए उसमें। और रियल रिजल्ट कविता जी एक्चुअली 8-9 महीने बाद दिखता है, मतलब 1 साल बाद दिखता है। क्योंकि इनिशियल फेज में एक रेजिस्टेंस होता है हर चीज का। मतलब यस। पीपल लव टू रेजिस्ट। लिख लीजिए वर्ड, पीपल लव टू रेजिस्ट। पीपल डोंट लव टू चेंज। पीपल लव टू रेजिस्ट। मतलब अगर आप व्यापारी को भी बोलेंगे ना जाके कविता जी कि आपका करोड़ों रुपए का व्यापार बढ़ सकता है, तो वो रेजिस्ट करता है। वो बोलता है वो बढ़ेगा तब बढ़ेगा, अभी फीस कौन भरेगा। तो दे लव टू रेजिस्ट, नोबडी लव टू चेंज। तो आप 90% लोग चेंज होने का बात करते हैं, होता कोई नहीं है। होता कोई नहीं है। जैसे अंकिता बता रही है, इसके लिए बहुत कंपैशन और डिटर्मिनेशन लगता है। संतोष जी और अंकिता जी को बहुत मेहनत करना पड़ा 1 साल तक सबको
लाइन एंड लेंथ में लाने के लिए। थैंक यू। या अक्षय। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा क्या क्वेश्चन है कि आपने बोला कि डे टू डे लाइफ में आपने लीन मैनेजमेंट के सारे टूल्स अप्लाई किए, तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कुछ रूटीन सेट किया क्या? मॉर्निंग में आके ये इतना टाइम ये करने का, तो उसमें ये करने का, ऐसा कुछ रूटीन सेट किया आपने, या कोई ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है क्या आपने कुछ ऐसा? अगर ऐसा कुछ है तो हमें शेयर करिएगा। सर हमने रूटीन कुछ सेट नहीं किया, क्योंकि क्या होता है, सुबह जब आते हैं तब सबके काम रहते हैं। डिलीवरी वाले को डिलीवरी लेके जाना रहता है, सेल्स पर्सन को सेल्स के लिए एरिया में जाना रहता है, जो कल के पेंडिंग काम थे, क्योंकि रात भर में जो भी ऑर्डर्स आए हैं उसके सारे ओवरव्यू करना रहता है। इसलिए सुबह हमने कुछ करने का नहीं सोचा। लेकिन हमारा टी टाइम जब रहता है 5 बजे, उस टाइम हम सब साथ में बैठते हैं। तो साथ में बैठते थे तो पहले तो ऐसे ही गप्पे लड़ाते थे, इस इधर उधर की बातें। लेकिन जैसे लीन स्टार्ट हुआ, पहले तो लीन का डिस्कशन भी नहीं था कि क्या करे। अगर कोई बताता था उससे भी चिढ़ जाते थे, अरे क्या लीन लीन कर रहे, क्या लीन लीन कर रहे ये लोग। लेकिन धीरे धीरे सबको ये बदला, सब में ये बदलाव दिखने लगा, हर कोई उसके बारे में बात करने लगा। मतलब मजाक में ही सही, लेकिन ये तू वेस्ट कर रहा है, ये तेरा मोशन वेस्ट हो रहा है, ये सबको दिखने लगा, और सब ये नोटिस करने लगे और सबको दिखाने लगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। या बालकृष्ण। सॉरी, बालकृष्ण अनम्यूट करना। हेलो या सर, लीन मैनेजमेंट है, उसमें कौन कौन सा मुद्दा आता है? तो समझ में नहीं आता है लीन मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। वो थोड़ा अलग टॉपिक है, फिर बात करेंगे बालकृष्ण जी, वो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। थैंक यू, थैंक यू। या वास्तुकी। वास्तुकी से किसी ने रेज किया। Good morning, Nilesh sir. Jatin this side, and good morning to Ankita ma'am and Santosh sir. Many congratulations to Ankita ma'am for your journey. आपने बहुत अच्छा अपना जर्नी के बारे में बताया। मेरा क्वेश्चन संतोष सर और अंकिता मैम से है कि अंकिता मैम, जैसा आपने बताया कि आपने अपनी जर्नी में स्कीम बंद किया, लाइक वो कौन कौन से ऐसे इम्प्लीमेंटेशन था जो आपने किया और धीरे धीरे वो स्कीम अभी टोटली डिसबैलेंस, मतलब वो हट चुकी है। तो मुझे वो एक बार थोड़ा आप गाइड कर सकते हैं, संतोष सर एंड अंकिता मैम। सर आप एक बार रिपीट करेंगे, मतलब आपका सवाल क्या है, कुछ समझा नहीं मुझे। मेरा सवाल ये है मैम कि लाइक आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन से स्कीम बंद किया जैसा कि आपने बताया, तो वो कौन कौन से ऐसे इम्प्लीमेंटेशन था आपने किया जो स्कीम धीरे धीरे आपके ऑर्गेनाइजेशन से बंद हो गया और कस्टमर आपसे डे टू डे पे वो जुड़ने लगे। स्कीम बंद किया मतलब सर हमने क्या किया पता है क्या आपको? पहले जो था वो स्कीम में एक्सेस इन्वेंट्री लेना पड़ता था। उसके लिए जगह भी वो चला जाता था कि यार एक्स्ट्रा स्टॉक के लिए जगह नहीं बचता था। तो वो स्कीम में लेना कि ये नॉन मूविंग है या स्लो मूविंग है, फिर इतना क्यों लेके रखे। वो मतलब पहले ये स्टार्ट किया कि कौन सा स्टॉक नॉन मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, और कौन सा ज्यादा मूविंग है, इस पे स्टडी किया हम। जो स्लो मूविंग है और नॉन मूविंग है उसका इन्वेंट्री ज्यादा रखे, क्या कर रहे, ये एक सोचा, और इन्वेंट्री कम कर दिया। वैसे कि स्कीम में क्यों लेना है, अगर जा ही नहीं रहा है तो इसका स्कीम लेके मेरा पैसे मतलब हमारा पैसा भी उसमें अड़का रहता है जब तक वो सेल नहीं होता। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। ओके सर मैं इसमें और एक एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि हम लोग है ना, अपने पास कुछ स्कीम आता है। फॉर एग्जांपल कुछ भी 10 पे 1 फ्री, या 100 पे 40 फ्री। तो इसमें क्या हो जाता है कि उतना लालच में उतना माल उठा ले लेते। माल तो वैसे ही लेना है, कम क्वांटिटी में उठाना है, वही स्कीम पे देना है। और कस्टमर्स को कभी भी बर्डन नहीं करना है सामने वाले को कि उतना ही स्कीम ले लो, आप छोटा करके ले लो, कम वाला स्कीम ले लो, 10 पे 4 ले लो, चलेगा, लेकिन पेमेंट टाइम पे दे दो। क्या उसमें क्या होता है, कस्टमर्स के लिए सामने वाले का भी लोन अप नहीं बढ़ाते और अपना भी इन्वेंट्री नहीं बढ़ता है। ये एसओपी हमने ना, ये जो आपने स्कीम का बात किया ना, उसमें हमने ये चीज फॉलो की है सर। एम के फैम। एम के फैम। सर आपका नाम नहीं समझ में आ रहा है, आपने कुछ तो भी अलग नाम रखा है। मुझे डाउट था कि हमारी जो फर्म है वो रिटेल शॉप है,
रिटेल शॉप में सब एम्प्लॉयज की टाइमिंग्स अलग अलग होती है और ब्रेक टाइमिंग्स भी अलग अलग होती है, तो सबको लीड मैनेजमेंट की एक्टिविटी के लिए एक साथ कैसे लाए? सर इसमें सर ने ना दो शेड्यूल्स करके रखे ऑलरेडी, यही सोच के कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये सोच के सर ने ऑलरेडी है ना लिंक्स के लिए है ना दो टाइमिंग्स रखे हुए हैं। किसको क्या टाइमिंग कन्वीनियंट हो सकता है, इसका सर ने शायद अच्छे तरीके से स्टडी किया है, हमारे से भी ज्यादा। और आपने जो सवाल पूछा, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए है ना, तो जब समय नहीं मिलता है ना, तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो रात को 9:30 के बाद इसके ऊपर डिस्कशन करती है। मतलब ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो कमिटमेंट है तो आप ढूंढ निकालोगे, और कमिटमेंट नहीं है तो बहुत सारे बहाने बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग कंक्लूजन की तरफ जाएं, क्योंकि 9:45 की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अंकिता जी ने बहुत कुछ बिल्ड किया है जो कोई सोच ही नहीं सकता था? आप में से कितने लोग मानते हैं कि अंकिता जी ने जो जिम्मेवारी से बिल्ड किया है, ये बहुत ही अद्भुत है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? और इतनी जिम्मेवारी लेना दिया भी संतोष जी ने और अंकिता जी ने भी क्रिएट किया, और सारे लोग एज अ पार्टनर इकट्ठा आ गए, सारे लोग। और खास बात बताऊं, मैं बता दूं संतोष जी थोड़ा रियल स्टफ। यस सर। मुंबई या पनवेल अगर आप जाएंगे ना, यहाँ पे जगह बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। मतलब संतोष जी अपनी जगह कितनी स्क्वायर फीट है? 230। 230 स्क्वायर 230 फीट। स्क्वायर फीट। 230 स्क्वायर फीट है ओनली, ओनली 230 स्क्वायर फीट। और ये 230 स्क्वायर फीट में जो हमारे शहर में लोग 5,000 स्क्वायर फीट में काम करते हैं, उतना ये सिर्फ 230 स्क्वायर फीट में काम करते हैं। मतलब आप जस्ट इमेजिन, इतनी छोटी जगह में इतना बड़ा काम करना, मतलब ये अद्भुत है। और ये कोई बताता नहीं है। 230 स्क्वायर फीट में और 7 to 8 टाइम्स प्रॉफिट क्रिएट करना, अंकिता, मैजिकल है। मैजिकल प्रॉफिट नहीं है, मैजिकल आपका डेडिकेशन है, मैजिकल आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है। आपने प्रूव कर दिया अंकिता कि जो लोग नंबर की तरफ नहीं देखते, सिर्फ कल्चर की तरफ देखते, वही बड़ा काम कर सकते हैं। हम पूरे इंडिया में सबको बोलते हैं कि नंबर की तरफ मत देखो, कल्चर देखो, लेकिन आपने वो रियलिटी में प्रूव किया है कि नंबर की तरफ नहीं देखने के बाद ही रियल। अंकिता ने पिछले 7 साल में, मुझे याद नहीं आता, जब तक मुझे याद है, कभी भी सैलरी की या इंक्रीमेंट की या मुझे बढ़ा के दो इसकी बात की है। नॉट अ सिंगल टाइम। मैं बराबर बोल रहा हूँ अंकिता? यस सर, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, कभी फिर जरूरत नहीं जरूरत पड़ी। नहीं पड़ी। और और अंकिता को कोई कमी भी नहीं है, भगवान के दया से कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये सबसे यूनिक चीज है। मुझे ऐसा लगता है जब लोग नंबर से बाहर हो जाते हैं, जब लोग रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं, जब लोग एक्चुअली इंसान इंसान से कनेक्ट हो जाता है ना, सब कुछ नया हो जाता है। विमी जी कुछ कहना चाहते हैं? विमी मैडम, विमी। सर मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अंकिता की मैरिज हो रही थी और वो छुट्टी मतलब लेने के लिए उसको संकोच हो रहा था कि मुझे काम कैसे, और मतलब एक 2 हफ्ते 1 महीने की छुट्टी लेने के बावजूद उनका ध्यान ये था कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन, वो जो ओनरशिप वो लेती हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक और यू। और सही कहा विमी जी ने कि अंकिता लैपटॉप पे भी सारी चीजें मैनेज कर रही थी ड्यूरिंग द मैरिज ऑल्सो। मतलब यकीन नहीं होगा आपको, वो 3 दिनों में भी अंकिता ने काम किया है। यस। उन 3 दिनों में भी, ड्यूरिंग द मैरिज, अपने खुद के शादी में ऑर्गेनाइजेशन का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 9:45 हो गए, और हमारा नियम ऐसा है कि हम समय पे खत्म करते हैं, समय पे चालू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी अच्छा लगा होगा आप लिख कर भेज सकते हैं, हम अंकिता को फॉरवर्ड कर देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता आपको। ऐसे ही आप तरक्की करो। इतने कम उम्र में आप में इतनी समझ, आपकी ये धुआंधार बल्लेबाजी, हमारे लिए तो आप बिल्कुल, क्या कहूँ मैं, मतलब मैं बहुत बार सोचता हूँ कि मैं सचिन तेंदुलकर को तो नहीं मिला, लेकिन अंकिता को तो मिल ही लिया हम लोग। थैंक यू सर। बहुत ग्रेट फील करा रहे हो आप, लेकिन ये टीम वर्क है, ये मेरा अकेले का काम बिल्कुल नहीं है सर। ये टीम वर्क है हमारा। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया। कल सवेरे मिलते हैं वापस। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।